किसी भी कविता को यदि आप पढ़ते हैं और उस कविता को पढ़ने के बाद अगर आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है तो मतलब साफ है कि उस कविता को आप ढंग से नहीं पढ़े हैं और नहीं आपको ढंग से पढ़ाया गया है। तो अगर ये समस्या आपके साथ भी चल रहा है कि कविता को ख़त्म करने के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव उसका नहीं बन पा रहा है, तो आप गलत जगह पे पढ़ रहे हैं। और एक बार इस वीडियो को देखिए आप। इस वीडियो में हम आपको सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ पढ़ाएंगे और जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा तो ख़त्म करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और आप देखिए कि कैसे आपसे ऑब्जेक्टिव बन रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, आपके सामने अगर इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आप 50 ऑब्जेक्टिव को बना दीजिएगा। उसका कारण है कि इस कविता में हम आपको एक एक लाइन का हिंदी समझाएंगे। ऐसा नहीं कि 5 लाइन को पढ़ देंगे और उसके बाद उस 5 लाइन का हिंदी बताएंगे, नहीं। एक एक वर्ड का, एक एक कॉमा का, एक एक फुल स्टॉप का मतलब बताएंगे, एक एक चीज़ का मतलब बताएंगे। और जब आप ऐसे पढ़िएगा तो यकीनन आपसे एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए हम लोग एक कोशिश करते हैं। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और देखिए कि कैसे आपसे क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। अब देखिए क्या है कि चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? तो सॉन्ग का मतलब होता है गीत, ऑफ मतलब होता है का, माई सेल्फ मतलब होता है मैं स्वयं, मेरे स्वयं का। मतलब राइटर कह रहे हैं गीत मेरे स्वयं का, गीत मेरे स्वयं का, जो गीत मैं खुद गाता हूं उसका बात करेंगे इस चैप्टर में। और इसके राइटर कौन है जी? वाल्ट व्हिटमैन साहब। और इसमें नया कुछ नहीं होगा, इसमें सारा का सारा जो बात होगा वो राइटर खुद अपने बारे में बताएंगे। ये हमारे वाल्ट व्हिटमैन साहब हैं और ये अपने बारे में बताएंगे कि मैं अपने जीवन में क्या क्या अपने साथ कर रहा हूँ। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इंट्रो जानेंगे, इनका इंट्रो। ठीक है कि इनका इंट्रो क्या है। बहुत सारे ऐसे भी चैनल है जो वीडियो बनाते हैं और राइटर का इंट्रो हटा करके वीडियो बना देते हैं, डायरेक्ट कविता को पढ़ा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप सच्चे विद्यार्थी है जो चाहते हैं एक एक चीज़ को कंप्लीट करना, तो एक एक लाइन को पढ़िए, इसको समराइज नहीं करिए। समराइज करके पढ़ाना टीचर का काम नहीं होता है। जब आप समरी करके आप पढ़ाइएगा, टीचर अगर समरी करके पढ़ाएंगे तो उसका समरी बच्चा कैसे बनाएगा? टीचर का काम होता है एक एक लाइन समझाना और बच्चा का काम होता है उसका समरी बनाना। तो आप एक एक लाइन को पढ़िए ताकि दोबारा इस चैप्टर को आपको कहीं पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए राइटर है वाल्ट व्हिटमैन साहब और इनके इंट्रो को हम लोग जानते हैं, इनके जीवन को हम लोग जानते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या हुआ था। सबसे पहला बात है यहाँ पे वाल्ट व्हिटमैन 1890 टू 1892। वाल्ट व्हिटमैन साहब का जन्म 1819 में हुआ था और ये मर गए 1892 में। यही याद रखिएगा, 1819 में इनका जन्म हुआ, 1892 में ये मर गए। याद रखने का तरीका सिंपल है कि 1819 इनका जन्म तिथि है, 1892 इनका मरण तिथि है। 9 को पहले कर दीजिएगा, 18 के 18 रहने दीजिएगा, 9 को पहले कर दीजिएगा, आइए इन्हें जाएगा तो 2 हो जाएगा। हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन याद करने का एक तरीका है कि 1819 में इनका जन्म हुआ था, 1892 में इनका मृत्यु हुआ था। आगे देखिए कॉमा है द पीपल्स पोएट। इसका मतलब वाल्ट व्हिटमैन द पीपल्स पोएट, मतलब वाल्ट व्हिटमैन साहब है क्या है? द पीपल्स पोएट हैं। क्या मतलब होता है पीपल्स पोएट का? मतलब द पीपल मतलब लोग, अपॉस्ट्रोफी एस मतलब लोगों के कवि हैं। वाल्ट व्हिटमैन साहब लोगों के कवि हैं, फुल स्टॉप है। इज परहैप्स शायद ही the most individualistic literary figure that America has ever produced, is perhaps शायद ही the most individualistic, शायद ही ऐसे जो है कि व्यक्तित्व वाले जो है लिटरेरी फिगर that America has produced, ऐसे लोग जो है कि अमेरिका में जो है कि जन्मे हैं लिटरेचर के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो। He began
इन्होंने शुरू कर दिया। ही बिगेन मतलब इन्होंने शुरू कर दिया, वर्किंग काम शुरू कर दिया, एज अ कारपेंटर एक कारपेंटर के तौर पे, बिफोर हिज 12th बर्थडे अपने 12वें बर्थडे से भी बिफोर पहले। जब ये 12 साल के भी नहीं हुए थे उससे पहले ये काम करना शुरू कर दिए, मतलब 11 साल से। और किस चीज़ का? द एज अ कारपेंटर, कारपेंटर के तौर पे ये काम करना शुरू कर दिए थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात समझिएगा, हमारा जो ये पेंसिल का नोकी जहाँ जहाँ जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, और हमारे बातों पे आप अपने जो सी कान को लगा के रखिएगा। मतलब आपका नज़र हमारे पेंसिल पे होना चाहिए और आपका कान हमारी बातों पे होना चाहिए। एक एक लाइन और एक एक वर्ड आपको ऐसे समझ में आने वाला है, ऐसे कि फिर दोबारा आपको जीवन में कभी भी इस चैप्टर को पढ़ना नहीं पड़ेगा किसी और से। आगे देखिए, ही ऑल्सो वर्कड, इन्होंने काम भी किया, इन्होंने काम भी किया एज ए प्रिंटर। कैसे काम किया जी? तो एज ए प्रिंटर, ये प्रिंटर के तौर पे भी काम किए, ये कारपेंटर भी बने और प्रिंटर का भी काम किए। टीचर, टीचर का काम किए, एंड एडिटर, और एडिटर का काम किए। टीचर मतलब शिक्षक, एडिटर मतलब संपादक का काम किए। एंड वाज वॉलेंटियर नर्स, और ये वॉलेंटियर नर्स भी थे ड्यूरिंग द सिविल वार। जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस टाइम ये वॉलेंटियर नर्स का भी काम किए हुए हैं। वॉलेंटियर नर्स कहने का मतलब होता है ऐसा लोग जो फ्री में किसी को सेवा देता है, ऐसे लोगों को वॉलेंटियर नर्स कहा जाता है। तो जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था तो उस टाइम में ये फ्री में लोगों को सेवा देने का काम किए थे। जो लोग असहाय थे, जिनका कोई सहारा नहीं था, उनको ये फ्री में सेवा देने का काम किए थे ये वाल्ट व्हिटमैन साहब। आगे देखिए, विटमैन्स, विटमैन्स का मतलब क्या होगा? विटमैन का, विटमैन्स पोएट्री, विटमैन का कविता, ऑल ऑफ विच, सभी के सभी, विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास, सभी के सभी क्या है जी? कलेक्टेड है कहाँ पे? द लिप्स ऑफ ग्रास में। लिप्स ऑफ ग्रास नाम का एक बुक है, और उस बुक में इनका जितना भी कविता जो इन्होंने लिखा है उन सभी कविताओं को उसी किताब में संग्रहित किया गया है। इस चीज को समझिए। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम, इनका जितना भी कविता है जो लिप्स ऑफ ग्रास में कलेक्ट किया गया है, इज नोन, वो सब के सब कविता जाना जाता है फॉर इट्स फ्री रिदम। काहे के लिए जाना जाता है? फॉर इट्स फ्री रिदम, अपने फ्री रिदम के लिए, अपने लय रहित कविताओं के लिए जाना जाता है। ऐसा कविता जिसमें रिदम होता है तो समझिए वो रिदम है, लेकिन इनके कविता में फ्री रिदम है, मतलब रिदम रहित है, रिदम उसमें नहीं है, लय ही नहीं है। इनका जितना भी कविता है उसमें लय नहीं है। अब कहिएगा सर लय क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जितना भी गाना होता है, जितना भी कविता होता है, जितना भी शेर व शायरी होता है, उसमें रिदम होता है, उसमें लय होता है, मतलब उतार और चढ़ाव होता है, और इसी कारण से वो सुनने में ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे कि बच्चा सबके आप कविता को देखिएगा तो सभी कविता में आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, उसमें रिदम होता है। इसलिए बच्चा को कुछ याद हो या ना हो, लेकिन कविता अगर आप 50 को याद करा दीजिएगा तो बच्चा 50 को कविता याद कर लेगा। इसका कारण क्या है जी? तो उसमें रिदम होता है, लय होता है, और इस कारण से बच्चा को याद करने में ज़्यादा मजा आता है। जैसे कि देखिएगा, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। अब देखिए, यस पापा क्या है जी? ये खत्म हुआ है, और फिर नो पापा पे बात खत्म हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लय बना रहा है, यस पापा नो पापा, लय बना रहा है। तो यही जो है कि हमारा रिदम है। तो इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम, ये जाना जाता है, इनका कविता जितना लिप्स ऑफ ग्रास में है, इज नोन, वो सब के सब जाने जाते हैं फॉर इट्स फ्री रिदम, अब लय रहित के लिए। एंड लैक ऑफ राइम, और अगर कहीं रिदम होता भी है, राइम होता भी है, तुगलक होता भी है, तो लैक ऑफ राइम होता है,
कम से कम जो है कि इनके कविता में जो है कि राइम होता है, कम से कम जो है कि इनके कविता में लय होता है, रिदम होता है। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड, पहली दफा जो है कि व्हिटमैन साहब पब्लिश किए, प्रकाशित किए। इट एट हिज ऑन एक्सपेंसेस, इसे लिप्स ऑफ ग्रास को पहली दफा ये पब्लिश किए। इट एट हिज ऑन एक्सपेंसेस, अपने ही खर्च पे, इन 1855, 1855 में। हाउएवर, जबकि, हाउएवर मतलब जबकि, द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम, कविता का जो स्वतंत्र रूप था, एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, और उसमें जो जॉयफुल डेडिकेशन था, डेडिकेशन कहने का मतलब उनका जो समर्पण था, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, उसको शुरुआत में जो इम्पोर्टेंस मिला, वर नॉट वेल रिसीव्ड, वो पूरे रिसीव नहीं हुआ, मतलब उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं प्राप्त मिला, ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस कविता को, उस किताब को नहीं मिला, लिप्स ऑफ ग्रास को। एट फर्स्ट, कब? तो शुरुआत में, फुल स्टॉप। इनफैक्ट, वास्तव में, हिज कलेक्शन, उनका जो कलेक्शन है, ऑफ पोयम, कविताओं का, कोस्ट व्हिटमैन हिज जॉब, वो कैसे जो है कि अपना जो है कि ये किए, उसको चुकाएं, इस भारी नुकसान को कैसे वो चुकाएं, तो कोस्ट व्हिटमैन हिज जॉब, अपने जॉब को गवा करके। ऐसा उनके पास मुसीबत आ गया कि ये पब्लिश कर दिए किताब को, और बहुत ज़्यादा इनको पैसा का तंगी हुआ, और इस कारण से इनको जॉब भी इनका ख़त्म हो गया। पता चला कि न इनका किताब चला और न इनका जॉब बच पाया, ये दोनों तरफ से चले गए। एज इट वॉज टेकन, ऐसा कहा गया, ऐसा माना गया, टू बी अब्सेन, कि ये कविता जो है, इनका लिप्स ऑफ ग्रास जो है, ये अब्सेन है, भद्दा है, बेकार है। इन 1881, जब 1881 आया, आफ्टर मेनी एडिशन, तो बहुत सारे एडिशन के बाद, लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर, तो लिप्स ऑफ ग्रास जो है कि अंततः जो है कि एक पब्लिशर को प्राप्त किया। एक ऐसे पब्लिशर को आप समझिएगा, पब्लिशर क्या होता है। तो पब्लिशर का मतलब होता है, जैसे फिल्म जो बनता है, तो फिल्म में होता क्या है जी, राइटर कहानी को लिखता है, हीरो एक्टिंग करता है, डायरेक्टर समझाता है, और एक होता प्रोड्यूसर, उसका क्या काम होता है, तो वो पूरा पैसा खर्चा करता है, और पैसा खर्च करके जो है कि फिल्म को बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार से पब्लिशर होता है राइटिंग के क्षेत्र में, और लिखता कोई और है, और लिखे हुए चीज़ों के ऊपर अपना पैसा कोई और खर्च करता है, और उसको मार्केट में जो है कि बेचने का काम करता है। जैसे कि अगर अभी आप देखिएगा तो ब्रिलियंट है, किरण पब्लिकेशन है, अरिहंत है, ये सब पब्लिशर है। आपको क्या लगता है कि अरिहंत का या फिर किरण पब्लिकेशन का, चाहे ब्रिलियंट का, चाहे टारगेट का, जो कुछ भी लिखा जा रहा है, क्या वो कंपनी खुद लिख रही है? नहीं, उसको लिख कोई और राइटर रहा है, और उस राइटर से वो चीज़ ले करके वो अपना से पैसा खर्च करके जो है कि किताब बना करके पूरे बिहार भर में, पूरे भारत भर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और पैसा कमा रहा है, चाहे नुकसान हो जाए चाहे फायदा हो जाए। तो ऐसे ही लोगों को पब्लिशर कहा जाता है, इस कंपनी को पब्लिशर कहा जाता है। मतलब ये आफ्टर मेनी एडिशन, बहुत सारे एडिशन के बाद, बहुत सारे बदलाव के बाद, बहुत सारे पब्लिशर के यहाँ जाने के बाद, लिप्स ऑफ ग्रास, इनका जो किताब है लिप्स ऑफ ग्रास, फाइनली फाउंड अ पब्लिशर, फाइनली अंत में जो है कि एक पब्लिशर को प्राप्त करता है, पब्लिशर के आंख पे चढ़ता है कि लिप्स ऑफ ग्रास नाम का कोई किताब है जो पूरे मार्केट में घूम रहा है, लेकिन उसको रीडर्स नहीं मिल रहा है, वो बिक नहीं पा रहा है, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना। फाइनली फाइंड अ पब्लिशर, अंततः उन्हें एक पब्लिशर मिला, विलिंग टू प्रिंट इट, और उसने इच्छा जाहिर किया कि वो इसे प्रिंट करेगा अनसेंसर्ड, बिना सेंसर्ड के जो है कि पब्लिश किया जाएगा अनसेंसर्ड तरीके से। ट्रांसलेशन कहने का मतलब ये, अनसेंसर्ड कहने का मतलब ये हुआ कि आपका उसमें क्रेडिट दिया जाएगा वाल्ट व्हिटमैन साहब का, पब्लिशर का तो नाम रहेगा ही, साथ ही साथ वाल्ट व्हिटमैन साहब का भी जो है कि उसमें नाम दिया जाएगा, उनका अप्रिसिएशन किया जाएगा कि इसको लिखा कौन है और क्या 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 इनका क्रेडिट रहा है इस किताब में, है ना, और पैसा भी दिया जाएगा। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन, और ये जो लिप्स ऑफ ग्रास जो कलेक्शन है, इसका ट्रांसलेशन वर इंथ्यूसिस्टिकली,
वो बहुत ही enthusiastically मतलब उत्साहपूर्वक रिसीव्ड प्राप्त किए गए इन यूरोप, पूरे यूरोप देश में, यूरोपियन कंट्री में। बट बीटमैन, लेकिन बीटमैन साहब रिमेन्ड, बच गए, रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, अमेरिका में ये एप्रिसिएशन से बच गए। पूरे यूरोप में इनका बखान किया गया, इनका तारीफ किया गया, इनके कविताओं का तारीफ किया गया, बहुत अच्छा से पढ़ा गया, इस कविता का बहुत सारा किताब पढ़ा गया और बिका। लेकिन इनको अपने ही देश में जो है कि नकारा गया। लोगों ने इस किताब को पढ़ना पसंद नहीं किया। बट बीटमैन रिमेन रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, बीटमैन साहब अमेरिका में अप्रिशिएट के काबिल नहीं रहे, लोग उन्हें अप्रिशिएशन नहीं दिया, लोग उन्हें उनका तारीफ नहीं किया, उनकी किताब का तारीफ नहीं किया, लिप्स ऑफ ग्रास को नहीं चाहा। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, लेकिन हुआ, तारीफ भी हुआ, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद हुआ। देखिए, यही होता है, जब कोई अच्छा चीज़ आपके सामने होता है, आपके साथ होता है, तो उसका कदर आप नहीं करते हैं, और जब वो चीज़ आपसे दूर चला जाता है तो फिर बहुत पछतावा होता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं आप। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, जिस लिप्स ऑफ ग्रास को अमेरिकन लोग प्यार नहीं दे रहा था, पूरे यूरोप में उसको चाहा गया और उनके अपने ही देश में उनको नकारा गया, उनके किताब को, उनके लिप्स ऑफ ग्रास को। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, वही लोग उनके डेथ के बाद, उनके मृत्यु के बाद उनके किताब को पढ़ना शुरू किया। That he could win appreciation in अमेरिका, और वो अब अमेरिका में भी अपने अप्रिसिएशन को जीत लिए। लोगों ने उनका अप्रिसिएशन अब अमेरिका में भी किया, लेकिन अफसोस कि उनके मरने के बाद किया। फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन, और लोगों ने माना कि भले ही इनके कविता में रिदम कम है, राइम कम है, लेकिन ये तुगलक के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ये लय के पीछे नहीं भाग रहे हैं, इनके पास एक ओरिजिनल कंटेंट है, इनके पास एक ओरिजिनल विचार है जो ये प्रकट कर रहे हैं अपने कविताओं के माध्यम से। अब अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, और अमेरिका में ये अकेले ऐसे पोएट हुए, राइटर हुए, जो अपने व्यक्तित्ववाद पे जो है कि लिखने का काम किए, अपने से लिखने का काम किए, किसी औरों से कविताओं को चुराने का कोशिश नहीं किए कि चलो सब रिदम पे लिख रहा है तो हम भी रिदम पे लिखें, बल्कि इनका जोड़ ये था कि हम अपने भाव को प्रकट करेंगे। यही है इंडिविजुअलिज्म, कि अपने आप से कविताओं को लिखने का प्रयास किए, है ना। इस प्रकार से आप देखिए, डेथ तक हम आपको बताए हैं, है ना, डेट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका, और उसके बाद ये अमेरिका में भी अप्रिसिएशन को जान पाए, मतलब इनका तारीफ हो पाया। फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल और इनोवेटिव अपना जो एक्सप्रेशन दे रहे थे ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, अगर इनके कुछ महत्वपूर्ण कामों का हम बात करें तो उसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है जी, लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास नाम का ये कविता जो 1855 में आया था, ये इनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एंड ड्रम टैप्स, और ड्रम टैप्स 1866 में जो आया था, ये भी इनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि काम है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके जो राइटर है वाल्ट व्हिटमैन साहब, इनके बारे में एक एक चीज़ हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, तो अब हम लोग कविता को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कविता हमारा क्या कह रहा है। कविता को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। इसका 3 लाइन ही आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और बाकी का जो आगे का लाइन होगा वो हम लोग अगले जो इसका पार्ट होगा, अगला पार्ट, उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन इतना ढंग से पढ़ेंगे कि मज़ा आ जाए, फिर कभी दोबारा हमको इस चीज़ को पढ़ना न पड़े। तो अब सब चीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के ऊपर। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है क्या?
इस कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को हम समझ लेते हैं, फ्लैशबैक में चीज़ों को समझते हैं कि क्या मतलब है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पोएट हैं इस कविता में बात करते हैं कि मैं अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं खुद में गीत गाता हूँ, खुद में गुनगुनाता हूँ और अपने आप में मस्त रहता हूँ, अपने आप में मगन रहता हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कि हमको फलाना आदमी अगर हमसे बतियाएगा तभी हमको खुशी मिल पाएगा। हमारा दोस्त वो है, अगर हमारे साथ वो रहा तो ठीक है, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन हमारा है और हमारा मित्र कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि मित्र तो आएंगे, मित्र बनेंगे और हो सकता है एक दिन टूट जाएगा वो दोस्ती। लेकिन जब आप खुद से दोस्ती कर लेंगे तो किसी और पे भरोसा नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, आपका मित्र आप स्वयं होंगे। और इस प्रकार आप अपने जीवन को अगर जीते हैं तो फिर आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और यही चीज़ ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये खुश हैं, कैसे ये सुखी हैं, कैसे किसी और के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, कि क्या करते हैं कि इनके जीवन में खुशियों का लहर दौड़ रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम कविता को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कविता में सबसे पहला लाइन क्या है, कह रहे हैं आई सेलिब्रेट, मतलब मैं सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेट मतलब होता है उत्सव मनाना, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो कहीं बुक में आप लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। आई सेलिब्रेट, मैं उत्सव मनाता हूँ। अगर आपका मन है तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं उत्सव मनाना, ऐसे में आपको ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा चीज़। आई सेलिब्रेट, मैं उत्सव मनाता हूँ। माई सेल्फ, लेकिन कैसे उत्सव मनाता हूँ? माई सेल्फ, खुद में उत्सव मनाता हूँ। अभी बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा कि उत्सव वो तभी मनाएगा जब बहुत सारा लोग आएगा, डीजे लगेगा, फ्लोर लगेगा, दोस्त आएगा, चिकन आएगा, उसमें स्टिंग वगैरह आएगा। अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है बच्चों में, जो जैसे कि खासकर 11th-12th के बच्चों में, कि स्टिंग पीता है, पता नहीं क्या क्या पीता है, और उसे ऐसा लगता है कि भाई स्टिंग हम पी रहे हैं, साथ ही साथ अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो बड़ा कूल लग रहे हैं, अगर कोई हमें देखेगा तो समझेगा कि हीरो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप वास्तव में स्टिंग पी करके और सिगरेट पी करके, वैसे बच्चे जो ऐसा करते हैं, आपको लगता है कि आप कूल बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप कूल है नहीं, वास्तव में आप फूल हैं। और सच्चाई यही है कि आप बेवकूफ़ हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपका जीवन ही बर्बाद होने वाला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को समझा जाए। ये कह रहे हैं, राइटर साहब कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मतलब मैं उत्सव मनाता हूँ, और माई सेल्फ, मैं खुद में उत्सव मनाता हूँ, मैं अपने आप में खुश रहता हूँ, मैं अपने आप में मग्न रहता हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई बाहरी कोई भी खुशी का चीज़ हो, मैं बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने आप में खुश रहता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और जब मैं अपने आप में खुश होता हूँ तो उसके बाद मैं अपने आप में गुनगुनाता हूँ, मैं अपने आप में गाना गाता हूँ। समझिएगा, ये आप ही लोगों के लिए है। अगर आप पढ़ करके साइकिल से आ रहे हैं या फिर अपने डेरा पर से पढ़ने के लिए जा रहे हैं कोचिंग की तरफ, और आप अपने पूरे होमवर्क को कंप्लीट किए हुए हैं, तो साइकिल पे चलते रहिएगा, पैडल चलाते रहिएगा, और सामने आप देख रहे हैं लेकिन किसी को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ साइकिल आपका चल रहा है, और मन ही मन आप मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन आप हंस रहे हैं, मन ही मन आप गा रहे हैं। लोग देखेगा तो कहेगा देखो अब जा रहा है पागल आदमी, पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। लेकिन उसको क्या पता, आप तो मगन हैं, आप तो मस्त हैं, आप अपने आप में खुश हैं, आप अपने आप में उत्सव मना रहे हैं कि हमारा आज का सारा काम कंप्लीट हो गया हुआ है, हमारा पढ़ाई बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है, हमको किसी तरीके का सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ हमारा, सब सब्जेक्ट हमारा ढंग से चल रहा है। आप तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं और आप उत्सव मना रहे हैं, आप अपने जीवन का उत्सव मना रहे हैं कि मैं उस सारे काम को कर रहा हूँ जिससे कि हमको सही उपलब्धि मिल सके, जितना नंबर हमको लाना है उस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, और उसका उत्सव आप मना रहे हैं। आप अपने आप में खुश हैं, आप अपने आप में मग्न हैं। तो वही है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं उत्सव मनाता हूँ खुद में, एंड सिंग माई सेल्फ, और गाता भी हूँ खुद में।
एंड व्हाट आई एज्यूम, और ये कह रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, एंड व्हाट आई एज्यूम, जो कुछ भी मैं मानता हूँ, एज्यूम मतलब मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, उसे तुम भी मानो। एंड व्हाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ, जो मैं एज्यूम करता हूँ, जिसे मैं अनुसरण करता हूँ, यू शैल एज्यूम, उसे तुम भी अनुसरण करो, उसे तुम भी मानो, उसे तुम भी करो। ये कह रहे हैं पोएट। फॉर एवरी एटम, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं फॉर एवरी एटम, क्योंकि प्रत्येक कण, एटम मतलब कण, बिलोंगिंग टू मी, जो मेरे अंदर बिलोंग करता है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वही कण तुम्हारे अंदर भी बिलोंग करता है। अगर हमारे अंदर भी सेल है, अब तुम्हारे अंदर भी सेल है, हमारे अंदर भी टिश्यू है, तुम्हारे अंदर भी टिश्यू है, हमारे अंदर भी दिमाग है, तुम्हारे अंदर भी दिमाग है, तो हम ये कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अगर हम खुद पे डिपेंडेंट है, तो तुम किसी और पे क्यों डिपेंडेंट हो? खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ, और खुशी कहीं और से नहीं आ सकता है, और अगर आएगा तो वो क्षणिक आएगा, आएगा और चला जाएगा। किसी और से अगर आप दोस्ती करके खुश हैं, तो यकीन मानिए कि वो दोस्ती एक दिन टूट जाएगा और फिर आप दुख में चले जाइएगा। किसी से आप जितना खुश है, उससे दोस्ती टूटने के बाद आप उतना ही दुखी हो जाइएगा। तो इसीलिए राइटर कह रहे हैं, आप खुद में उत्सव मनाइए, खुद में गाइए, और वही मानिए जो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि यही सच्चाई है और यही करना है आपको। क्योंकि जो कण हमारे अंदर बिलोंग करता है, वही कण तुम्हारे अंदर भी बिलोंग करता है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? ये कह रहे हैं राइटर साहब कि अगर मैं इसे मान रहा हूँ, अगर मैं इसे कर रहा हूँ, तो तुम भी इसे करो, क्योंकि ये भारी बात नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? मैं भी मानव हूँ, तुम भी मानव हो, तुम भी करो। और यही खुशी का एक सार है, यही खुशी का एक माध्यम है। इसके अलावे कहीं पे भी आपको खुशी मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अब हम लोग बाकी जो बच गया पार्ट 2, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अब पार्ट 2 का एक वीडियो लाएंगे और उसमें इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही कंप्लीट करेंगे, तो आप देखिएगा, आपसे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा। और कंप्लीट होने के बाद चाहे ब्रिलियंट का आप बुक लाइए, चाहे टारगेट का गेस्ट पेपर लाइए, चाहे एमबीडी का लाइए, कौनो गेस्ट पेपर, कितनो ऑब्जेक्टिव आप बना दीजिएगा तो बना दीजिएगा। और उसका रीज़न ये है कि आपने बी फॉर बिहार बोर्ड से पढ़ा है, राजन सर से पढ़ा है। वो एक एक वर्ड समझाने में विश्वास रखते हैं, न कि डिजिटल बोर्ड पे आकर के अब बढ़िया बढ़िया फोटो दिखा करके अब बढ़िया बढ़िया बात का झांसा दे करके समझाने का काम करते हैं। हमारा काम है एक एक वर्ड को पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना कि एग्जाम हॉल में आ जाइएगा ना आप, तो इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आएगा फोड़ दीजिएगा आप। और सोच करके देखिए कि अगर आप पूरे चैप्टर आप मेरे से पढ़ते हैं, तो क्या स्थिति होगा। क्वेश्चन देखते ही आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। खैर, बात बहुत हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि बात करेंगे आगे के इस पोएम का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।